इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर का जो होलकर साइंस कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिलेबस आया हो उसके अनुसार जो 2 यूनिट है उसमें से लीडरशिप वगैरह, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप जो है पूरा चैप्टर का नाम है, इसमें टीम बिल्डिंग है। अब देखिए जो कुछ इसमें सिलेबस में उसके अनुसार क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ सिलेबस, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर में सीधे चलते हैं। ये देखिए मीनिंग है, मतलब ये टीम बिल्डिंग की मीनिंग लिखना है और इसकी टाइप लिखना है। टीम का इम्पोर्टेंट लिखना है, टीम बिल्डिंग का ये जो इफेक्टिव टीम कैसे बना सकते हैं ये लिखना है। अपने को लीडरशिप स्टाइल लिखना है कि क्या होती है। अब इसके भी टाइप लिखना है अपने को, बस। अब ये ग्रुप डायनामिक्स है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। अब डेफिनीशन टाइप ऑफ मतलब रेसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब ये लिखना है। इतना छोटा सिलेबस है तो इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं 8 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर के, अपन देखते हैं 10 नंबर और 7 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन आएगा नेतृत्व, मतलब लीडरशिप क्या होता है और इसके प्रकारों को लिखो। लीडरशिप क्या होता है, इसके प्रकारों को लिखो, ये 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या होता है नेतृत्व, आप ये समझ सकते हैं नेतृत्व क्या होता है कि जैसे मोदी जी हैं, भाजपा पार्टी की लीडरशिप कर रहे हैं, और रोहित शर्मा जैसे हैं टीम इंडिया की है, तो अपने को उदाहरण में लिखना है। लेकिन परिभाषा इसकी क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक जो नेता होता है वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई व्यक्ति हो सकता है उसमें जो नेता है, या समूह जो रहेंगे, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्देश्य बनाएंगे कि हमें इस पार्टी में जीतना है या फिर हमें फाइनल तक पहुंचना है, फाइनल जीतना है, वो उद्देश्य हो गया। प्राप्ति के लिए अन्य अन्य लोगों को उस उद्देश्य के प्रति निर्देशित करता है। जो समूह होता है, जैसे बीसीसीआई है, उन्होंने टीम बनाई, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस टीम को निर्देशित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो उसे नेतृत्व कहा जाता है। नेतृत्व असल में एक लीडर होता है, जैसे कप्तान बोलते हैं, वही करता है। तो इसमें एक उद्देश्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए जो उसका ये नेतृत्व करता है, निर्देशित करता है, उन्हीं को लीडर बोला जाता है। और उसको करने वाले को इस प्रक्रिया जो पूरी होती है उसे लीडरशिप बोला जाता है। मतलब जो निर्देशित करने तक की प्रक्रिया है उसे लीडरशिप बोला जाता है, और करने वाला लीडर कहलाता है। तो ये होगी पहले परिभाषा अपने को लिखना है इसकी। फिर इसके बाद लिखना है अपने को कि ये सब कुछ करने वाले को लीडर कहा जाता है, निर्देशित जो कुछ करता है उसे लीडर कहा जाता है। तो ये अपने को लीडर तक की परिभाषा लिख लेना अगर पूछते तो। अगला उदाहरण तो बता ही दिया कि उदाहरण में जैसे मोदी जी हैं, वो भाजपा पार्टी की लीडरशिप कर रहे हैं, और रोहित शर्मा टीम इंडिया का। अब नेतृत्व के जो प्रकार होते हैं वो देखते हैं, नेतृत्व के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है, पहला प्रकार है सरकारी नेतृत्व। सरकारी नेतृत्व में क्या होता है कि इसमें जो लीडर होता है, जैसे सरकारी नौकरियां हैं, सीजीएल वगैरह है, या फिर एमटीएस वगैरह, जो भी नौकरियां हैं, आईएएस वगैरह हैं, तो इसमें जो लीडर होता है वही मैन होता है। तो वो क्या करता है, अपने अनुयायी जो होते हैं, मतलब जो कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, उनकी सहमति नहीं लेता है, सीधे उनको ऑर्डर देता है कि आपको ये करना है, और उनका ऑर्डर मानना उनके लिए अनिवार्य होता है ना। तो उसे मानना अनिवार्य होता है, ये कहलाता है सरकारी नेतृत्व। जैसे पुलिस थाना में एसआई दरोगा जो होता है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा, जो वहाँ काम करने वाले हैं। तो ये होता है सरकारी नेतृत्व। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अगला होता है सहभागी नेतृत्व। सहभागी नेतृत्व क्या होता है, इसको अपन समझेंगे कि सहभागी नेतृत्व क्या होता है। तो इसमें है क्या होता है कि इसमें लीडर अपने सहभागियों को निर्णय लेने में शामिल करता है। जैसे कंपनी वगैरह होती हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि आपको, मतलब आपकी समझ में क्या होना चाहिए, क्या कैसे निर्णय लेना चाहिए। तो ये सब कुछ सहभागी नेतृत्व में शामिल होता है। तो ये सहभागी नेतृत्व। अगला होता है सामान्य नेतृत्व। सामान्य नेतृत्व क्या होता है, इसमें टीम जुड़ने के पहले लीडर होता है, जब तक जुड़ती नहीं टीम, और बाद में सब अपने आप में लीडर बन जाते हैं, अर्थात अपने निर्णय स्वयं लेने लगते, स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे गांव में जय गुरुदेव वाली जो रैली निकलती है ना, पहले यहाँ से गए तो ढूंढने वाले रहेंगे कि यहाँ ले जाना है, फिर उसके बाद सब लीडर बन जाते हैं। किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो पहले तो एक लीडर रहेगा जोड़ने वाला कि यहाँ जाना है, फिर उसके बाद सब अपने स्वतंत्र रूप से रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। तो आपने ऐसा देखा तो ये कहलाता है सामान्य नेतृत्व, इसमें सामान्य नेतृत्व कहा जाता है।
अगला जो इसका टाइप है वो है सृजनात्मक। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सृजनात्मक नेतृत्व। तो सृजनात्मक नेतृत्व क्या होता है, इसको समझिए। सृजनात्मक नेतृत्व, इसमें लीडर सर्वोपरि होता है और इसमें सभी का काम पहले से फिक्स होता है, बांट दिया जाता है। जैसे क्रिकेट टीम है तो उसमें बांट देंगे कि 4 ओवर आप करेंगे, 4 ओवर ये करेगा, ये कीपरिंग करेगा, ये करेगा। इस प्रकार से टीम बनाई जाती है, तो ये सबसे अच्छी टीम होती है। तो इस प्रकार से ये हुए टीम के प्रकार। एक अगला प्रकार है लेसेज फेयर नेतृत्व। लेसेज फेयर नेतृत्व जो होता है, इसमें लीडर सर्वोपरि होता है, लेकिन वो पार्टी के लाभ के लिए अपने अनुयायी को निर्णय देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र कर देता है। कह देता है कि भैया आपको, मतलब जैसे भाजपा, जैसे मोदी जी ने थी शिवराज मामा को चुनाव के समय स्वतंत्रता दे दी कि आप लाडली लक्ष्मी चलाइए, चाहे जो भी चलाइए, लेकिन अपने को चुनाव जीतना चाहिए। तो उन्हें जब ये स्वतंत्रता दी जाती है तो इसे ये कहा, मतलब लेसेज फेयर नेतृत्व कहा जाता है कि आप नेतृत्व करिए और हमारी तरफ से अनुयायियों को ही दे देते हैं पूरी छूट। तो आपके समझ में आया होगा कि नेतृत्व के प्रकार, और आसान है, बहुत ही आसान है उनके बारे में लिखना कि नेतृत्व के प्रकार क्या हैं। सरकारी नेतृत्व है, लेसेज, आप ये सब कुछ खुद जानते हैं। थोड़ा ये रहेगा कि मेरा सपोर्ट है, बस हो गया। अपन लोग एक ही वीडियो में पूरा यूनिट करेंगे, करीबन 20 मिनट की शायद बन सकती है ये वीडियो। तो देखिए क्या है, टीम क्या है, इसके प्रकार लिखो। टीम क्या है, इसके प्रकार लिखो। ठीक है, ये आ सकता है। तो टीम क्या होता है, किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों के लिए बनाए गए संगठन को टीम कहा जाता है। बस जैसे क्रिकेट टीम है, उसका लक्ष्य है कि अपने को लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए बना दिया कुछ सदस्यों का, मतलब कुछ सदस्य, 11 सदस्य रहते हैं क्रिकेट टीम में, तो उसी को कहा जाता है टीम। और इसमें जैसे मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम बनाई जाती है। कई टीमें होती हैं, तो टीम के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टीम के प्रकार, पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या होती है, ये टीमें समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती हैं और इसमें 5 से 6 सदस्य होते हैं। अब ये आपको पता होगा, जैसे एक बार बाढ़ आई थी केदारनाथ में, तो वहाँ कई टीमें बनाई गई थी जो उनकी लोग हैं उनको बचाने के लिए। इसी प्रकार से ये कहलाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है। इसके अलावा जो अनाथ आश्रम वगैरह हैं, इनके लिए चंदा जोड़ने के लिए, या फिर कोविड के समय कई टीमें बनाई गई थी, ये कहलाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीमें। अगला है वर्चुअल टीमें। तो वर्चुअल टीमें क्या होती हैं, ये देखिए वर्चुअल टीमें क्या होती हैं। ये जो टीमें होती हैं, टाइम लिख गया, टीम लिखना है, ऑनलाइन काम करती हैं। ऑनलाइन किसी ऐप के माध्यम से जीमेल में कार्य करती हैं। जैसे ऑनलाइन अब टीम जैसे पढ़ा ही रहे हैं, तो ये ऑनलाइन टीम है। ऑनलाइन टीम है जिसमें एक ऐप में उनकी टीम आती है और आकर पढ़ाती है। इसके अलावा वो ऑनलाइन में टाइपिंग करने वाले कुछ सदस्य होते हैं, कुछ एडिट करने वाले वीडियो को सदस्य होते हैं, तो ये कहलाती हैं वर्चुअल टीमें। और कुछ पढ़ाने वाले टीचर होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये टीमें बनती हैं, इन्हें कहा जाता है वर्चुअल टीमें। अगली है समर्पित टीमें। तो समर्पित टीमें क्या होती हैं, समर्पित टीमें वो होती हैं जो पूर्ण समर्पण के साथ अपने देश के लिए खेलती हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट टीम, ये समर्पित टीमें होती हैं। इनका उद्देश्य होता है अपने देश को उस पक्ष जिस खेल में खेल रहे हैं उसमें उन्हें सर्वोपरि बनाना। तो समर्पित टीमें, ये टीम पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं अपने देश के लिए कार्य करने के लिए, है ना। अब ये हुआ समर्पित टीम। अगला है कार्य समृद्धि टीम। कार्य समृद्धि टीम जो होती है वो क्या होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो ये क्या होती हैं, ये टीमें एक निश्चित कार्य करने के लिए थोड़ी समय के लिए बनाई जाती हैं। जैसे किसी परियोजना के लिए बना दी गई, है ना, कोई परियोजना चल रही है तो उसी परियोजना के लिए जो टीमें बनाई जाती हैं वो कहलाती हैं कार्य समृद्धि टीम। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना ही अभी चलाई गई तो उसमें टीम बनाई गई, नर्मदा सफाई योजना, ऐसे जो परियोजनाएं चलती रहती हैं उसके लिए कुछ टीमें बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, वो कहलाती हैं कार्य समृद्धि टीमें। तो कार्य में समृद्धि प्रदान करने वाली टीमें कार्य समृद्धि टीमें कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो 2 क्वेश्चन थे आ सकते थे, महत्वपूर्ण थे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 11 नंबर में आएगा। टीम बिल्डिंग का महत्व, पहले तो टीम बिल्डिंग की परिभाषा, टीम बिल्डिंग का महत्व और इसको अच्छे से टीम मतलब प्रभावशाली टीम कैसे बना सकते हैं,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो टीम निर्माण क्या कहलाता है? देखिए, टीम का निर्माण क्या है। टीम निर्माण एक प्रबंधन है, एक प्रकार से मैनेजमेंट है, जिसमें टीम के सदस्यों की कमियों को दूर किया जाता है तथा कौशलों में वृद्धि की जाती है। एक टीम का निर्माण किया जाता है, टीम बनाई गई और उसके द्वारा जो लोग रहते हैं पहले उनके दक्षता को देखा जाता है, कमी को दूर किया जाता है और उनके कौशलों में वृद्धि की जाती है। ये होता है टीम का उद्देश्य पूर्ण रूप से। तो ये आपको परिभाषा लिखना है। टीम का महत्व क्या होता है, टीम निर्माण का महत्व क्या होता है, ये बहुत ही है महत्वपूर्ण है। ये आई गई क्वेश्चन 11 नंबर में, आप सॉलिड रख लीजिए कि ये आने वाला ही क्वेश्चन है। तो टीम निर्माण क्या है, टीम निर्माण का महत्व देखिए क्या होता है। टीम निर्माण से सदस्यों का मनोबल व उत्साह बढ़ता है। टीम में ज़्यादातर लोग रहते हैं तो वो अच्छा करते हैं, तो उनका भी करने का मन होता है कि मैं कल इससे अच्छा कर सकूँगा, तो उसके लिए वो ज़्यादा प्रयास करते हैं। अकेले में जितना मन नहीं लगता उतना मन लगता है टीम में काम करने से। ठीक है, तो ये होता है, पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आप देखेंगे कि जैसे सदस्यों ठीक है, दूसरे सदस्यों से बेहतर करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा और बढ़ती है। वही बताया गया कि जैसे वो हैं, आज वो अच्छा कर रहा है और दूसरे दिन सोचेगा मैं इससे अच्छा करूं, तो उनके उसमें वृद्धि होगी। सहयोग की भावना बढ़ती है, एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं कि जैसे क्रिकेट की टीम है तो उसमें उसने अच्छी गेंदें डाली, उसने वो डाला तो उसे प्रोत्साहित किया, उसने सहयोग किया बैटिंग में बॉलिंग में, है ना, उसने अच्छा पकड़ लिया कैच उसकी बॉलिंग में, तो उसे अच्छा लगता है। अगला जो है सहयोग की भावना बढ़ती है। अब देखिए, साथ काम करने में ज़्यादा मन लगता है, ये भी इसका महत्व है टीम निर्माण का। ठीक है, अगला आपको लिखना है, कम से कम 11 नंबर का आएगा, 11 नंबर का आएगा तो 7 पॉइंट ये लिखिए, टीम की परिभाषा लिखिए, 10 नंबर का आता है। अगला है अनुशासन, समर्पण व त्याग जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। उसमें अनुशासन रूल रहते हैं कि अपने को ये करना है। दूसरा है खेल खेलने से ध्यान, मेन है ध्यान बढ़ता है खेलने से, जो जिसे बोलते हैं कंसंट्रेशन पावर, वो बढ़ता है क्योंकि अपना ध्यान वहाँ से हटता नहीं। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में ही मन लगा रहेगा कि गेंद आई इसे पकड़ना है, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। अगला है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, बोलने बताने का तरीका बढ़ता है, किस प्रकार से किससे बोलना है, तो कम्युनिकेशन जो स्किल है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ये 7वां लिखना है, समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। अगर टीम का निर्माण है, कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आसानी से हो जाता है। कई लोग रहते हैं उसमें जो उस फील्ड से, जिस टीम में आप जुड़े उस फील्ड से होते हैं और उन्हें उस समस्या का समाधान आपको जल्दी करा देते हैं। कोई ना कोई जो रहता है वो कर ही देता है। अगला आपको लिख सकते हैं, इससे ध्यान मतलब बढ़ता है और शरीर में, अगर क्रिकेट टीम खेल रहे हैं तो शरीर में मजबूती वगैरह आती है और काम करने में आसानी होती है। अगला इसी में है, प्रभावशाली टीम आप कैसे बना सकते हैं। एक प्रभावशाली टीम आपको बनानी है तो आप किस प्रकार से एक प्रभावशाली टीम बना सकते हैं, इस पे आपको लिखना है। तो पहले प्रभावशाली टीम आपको बनाना, पहला क्या ध्यान देना होगा, जैसे आप टीम बनाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप टीम बना, जैसे क्रिकेट के लिए बना रहे हैं तो उसमें उसी क्षेत्र के जो कौशल लोग हैं उन्हीं को रखें कि उनसे खेलते बनना चाहिए, बॉलिंग बैटिंग बननी चाहिए, तो उन क्षेत्र के लोगों को रखें जिस उद्देश्य से बना रहे हैं। किसी और क्षेत्र के लोगों को ना रखें कि आप बना रहे हैं खेलने वाली टीम और पढ़े लिखे लोगों को आप रख लें, है ना। क्रिकेट की बना रहे हैं तो क्रिकेट में जो अच्छे हों उन्हीं को रखें। उसमें नियम बना दें कि नियम निर्धारित करने कि भैया इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, इतने बजे आना पड़ेगा, आपको ये इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये डालना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। और सभी के काम अलग अलग कर दें, जैसे किसी का बैटिंग कि भैया आप बैटिंग करेंगे इतने नंबर में ही करेंगे, कि वो आके चिल्लाने लगे कि नहीं मुझे तो पहले नंबर में ही उतरना था, तो ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर बॉलिंग करने वाला तो कह दें कि आप भैया ऐसे बॉलिंग ही करेंगे, बस हो गया, आपको आना टीम में तो आइए, नहीं ना आइए। तो ऐसे टीम बनाई जाती है, गांव जैसी टीमें नहीं बनाई जाती। ठीक है, किसी टीम के सदस्य खराब प्रदर्शन किया, किसी टीम के सदस्य, अपनी टीम का जैसे सदस्य उसने खराब प्रदर्शन, उसकी बेइज्जती ना करें, उसे अगली बार अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें कि इस बार गलत हो गया तो चला गया, फिर अच्छे से तुम नहीं खेल पाए, बैटिंग अच्छे से नहीं कर पाए, तो अगली बार तुम अच्छा करोगे, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे अच्छी टीम बन सकती है। वो भागेगा नहीं, ऐसे में भाग
जाएंगे वो जो काम करने वाले हैं, मतलब ये टीम में है आपकी। सदस्यों के प्रदर्शन पर ध्यान रखें और अच्छा करने वाले को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, उन्हें और आगे ले जाएं कि भैया तुमने अच्छा किया, तुम्हें लालच दें और ना हो तो इनाम भी दें, है ना। तो उन्हें प्रोत्साहित करें। समय समय पर बैठक करते रहें, समय समय पर बैठक करते रहें, बैठक करते रहें और रणनीति बनाते रहें कि किस प्रकार से जिस परिस्थिति अनुसार टीम को अपने को रखना है, उस तरह के सदस्यों को उनको रणनीति बताते रहें कि अपने को कैसे करना है, बाइट गेंद डालना अगर कोई बढ़ रहा है तो इस प्रकार से पहले से ही ये निर्धारित करके बैठक करते रहें। एक लीडर रखें जो सभी सदस्यों को मोटिवेट करता रहे और उस लीडर की बात सब कोई मानता रहे। ऐसा लीडर रखें, ऐसा लीडर ना रखें कि अन्य जो सदस्य हैं उसी को एक मतलब धक्का दें, डरा दें कि तुम मुझे नहीं करने दे रहे हो। तो एक अच्छा लीडर रखें जिसकी सब लोग बात माने। अगला जो टॉपिक था वो था लीडरशिप स्टाइल। तो ये लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, मतलब नेतृत्व शैली क्या होती है, इसके प्रकारों को समझाना। तो उसमें टाइप भी दिया गया था, तो टाइप दिया गया था अपने सिलेबस में, उसी के अनुसार अपन देखेंगे इसके टाइप क्या होते हैं। तो नेतृत्व शैली क्या होती है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कोई उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए लीडर द्वारा अपने कर्म सहकर्मियों कर काम कराने की अपनाई गई शैली को नेतृत्व शैली कहते हैं। कि जैसे लीडर जो है उसे अपने नेतृत्व कर रहा है तो उसके द्वारा अपनाई गई रणनीति को ही कहा जाता है नेतृत्व शैली, है ना। तो नेतृत्व शैली में इनाम देकर, पहला तो इनाम देकर ही कहेंगे कि इनाम, डरा कर कि भैया तुम गलत कर रहे हो, ऐसा लालच देकर, ये 3 शामिल होते हैं नेतृत्व शैली में, है ना। तो ये आपको अपने नोट में लिख देना है। अगला है इसके प्रकार। प्रकार क्या है, देखिए प्रकार में क्या है। पहला प्रकार है सुशासन शैली। सुशासन शैली डेमोक्रेटिव स्टाइल जो कहलाती है। इसमें लीडर जो रहता है अपने सहकर्मियों को भी सलाह मानता है लेकिन अंतिम निर्णय वही लेता है। तो इसमें जो लीडरशिप स्टाइल रहती है उसमें वो सभी की सुनता है, सभी की मतलब जो जो बोलते हैं उनका सभी मानता है और लास्ट में जो अच्छा होता है अंतिम निर्णय लेकर बता देता है, जैसे कंपनी के लोग हो गए, ठीक है। अगला है कठिन नेतृत्व शैली। ऑटोक्रेटिव जो स्टाइल रहती है, कठिन नेतृत्व शैली। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है कि इसमें सभी सहकर्मियों को अपने लीडर का कहा ही मानना पड़ता है। जैसे सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग वगैरह है तो उसमें जो उसके सरकारी उसने कह दिया लीडर ने, वही मानना पड़ता है। तो ये कहलाती है कठिन नेतृत्व शैली। अगला है स्थायी नेतृत्व शैली। जो स्थायी नेतृत्व शैली होती है वो क्या होती है, आप ये देखिए। इस शैली में क्या होता है कि लीडर द्वारा सहकर्मियों को इनाम या मोटिवेशन देकर कार्य कराया जाता है। इसमें जो ये मोटिवेशन की स्टाइल है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल, इसमें क्या करता है कि वो इनाम देता है, मोटिवेट करता है ना, लालच देता है। तो इस शैली में ये पूर्ण रूप से शामिल होता है। तो ये हुआ स्थायी नेतृत्व शैली। 3 हेडिंग हो गई, आपको डाल लेना है। अब क्या है कि मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी आपका सिलेबस मतलब ये बताना, मैं नोट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सिंपल सा इनको लिखते जाइएगा। लिखने में आपको आसानी रहेगी और आपको याद होता जाएगा। जो आपको याद हो वही लिखें, मेरा ही मत लिखें। अगली है सृजनात्मक शैली। तो सृजनात्मक शैली क्या होती है, इस शैली में जो लीडर होता है परिस्थिति अनुसार अपने लीडरशिप को बदलता रहता है। कभी कर्मचारियों जो सहकर्मी होते हैं उनको मोटिवेट करता है तो कभी उन्हें डांटता भी है। तो ये क्रिकेट में जैसे होता है, तो अगर उनको मोटिवेट किया, अच्छा किया, और अगर ख़राब किया तो उन्हें डांट भी देता है। तो ये कहलाती है सृजनात्मक शैली। अब अगला जो है वो है सहयोग नेतृत्व शैली। तो सहयोग नेतृत्व शैली जो है उसमें क्या होता है, इस शैली में जो लीडर होता है सभी का सहयोग लेता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है। सहयोग शैली से ही स्पष्ट है कि उसको सहयोग लेना है और आगे बढ़ते जाना है, सबका सहयोग लेकर, है ना। अब अगली है अनुनायी शैली। तो इस शैली में क्या होता है, अनुनायी शैली में क्या होता है, अनुनायी जो शैली होती है इसमें क्या किया जाता है कि जो लीडर रहता है वो इस शैली में लीडर का हर समय समर्थन करता है। शैली में लीडर का हर समय समर्थन करता है और उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसे उत्तेजित करता है। जो लीडर रहता है
अपने जो अनुयायी नहीं लिखा, अनुयायी का जो होता है हर समय समर्थन करता है और उसकी अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए उसे उत्तेजित करता रहता है। तो ये होती हैं लीडरशिप नेतृत्व शैली या लीडरशिप स्टाइल, किस प्रकार से लोगों को मैनेज करना है। ये है लास्ट और अंतिम जो इसका टॉपिक था वो था निम्न पर टिप्पणी। ये 11 नंबर में 100% आने वाला है, 100% नहीं 110% आएगी 11 नंबर में। समूह गतिकी क्या होता है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, या फिर संघर्ष प्रबंधन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें दिए गए तो उसके प्रकार वगैरह लिखना था, तो इसमें सीधे आ जाएगा टिप्पणी लिखने के लिए। टिप्पणी में लिखवा दे रहा हूँ पूरा, जो कुछ भी पूछे वो आपको लिख देना है, क्योंकि यही उसके जो लास्ट नीचे वाला जो दिया रहता है उसमें दिए गए थे, यही मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसे बोलते हैं समूहगत की। समूहगत की क्या कहलाता है, ग्रुप डायनामिक्स से दो या दो से अधिक लोगों का बना समूह होता है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। सब हर एक ये ग्रुप वगैरह जैसे टीम है, तो किसी टीम और ये समूहगत की एक ही जैसे है, लेकिन थोड़ा अंतर क्या है इसमें देखते हैं। और इसमें सभी एक दूसरे को अच्छा करने के लिए फोर्स करते रहते हैं। इसमें फोर्स करते हैं एक दूसरे को अच्छा करने के लिए, उसमें लीडर होता है, लेकिन इसमें एक दूसरे को मतलब जो ग्रुप बना लेते हैं वही एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, जिसे ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन नहीं होता इसमें, समूहगत की मतलब समूह एक साथ सब गति करते ही रहें। मतलब अगर कोई पीछे रह गया तो उसे आगे वाले साथ साथ लेकर चलते हैं, तो इसे बोलते हैं समूहगत की। समूह में गति करने वाली गति है ना। तो इसमें एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि ये करो, तुम नहीं करोगे तो हम पीछे हो जाएंगे, तो उसमें लेकर चलना पड़ता है। इसका पहली बार उपयोग 1945 में कार्ट ल्यूविन ने किया था। तो कार्ट जो ल्यूविन है इसका उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब देखिए, किसी समस्या के समाधान के लिए ये जो शराब जैसी अन्य बुरी आदतें छुड़वाने के लिए बनाए जाते हैं। 1945 में जो कार्ट ल्यूविन ने इसे बनाया था, तो जैसे किसी से शराब छुड़वाना है तो 2-4 लोगों का समूह बनाया, और फिर उसने अगर पिया तो उसने बता दिया कि नहीं पीना है, ये नहीं करना, तो एक दूसरे को फोर्स करते रहते कि नहीं करना, तो इस प्रकार से उनकी शराब छूट जाती है ऐसा करने से, ठीक है। या फिर कोई काम करना है तो उसमें एक दूसरे को फोर्स करते रहते हैं और टाइम देते रहते हैं कितने टाइम में अपने को ये करेंगे। अगला जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं में क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए। पहले अगर ये बना रहे हैं तो इसमें 2 या 2 से अधिक लोग हों। सभी का एक ही लक्ष्य हो, सभी का एक ही लक्ष्य हो। जैसे कि किसी को पढ़ाई करनी है तो उनका सबका लक्ष्य पढ़ाई होना चाहिए, और पढ़ाई में भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि एसएससी कर रहे हैं, फिर सीजीएल जो भी कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको वही करना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसे लोग हों जो एक दूसरे की बात को सुने और समझें। ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो एक दूसरे को समझे। अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। अब अगला इसमें जो है, इसमें कुछ रूल हों जिसे सब फॉलो करें। इसमें रूल बना लें कि भैया इनको फॉलो करना पड़ेगा, इतने बजे आपको आना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, ये जो रहेगा वो आपको करना ही पड़ेगा। और सभी एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की मदद करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अपना हो गया तो फिर आगे बढ़ लें। तो इसमें एक दूसरे की मदद करने वाले होने चाहिए। अब देखिए इसका क्या है कि महत्व है। महत्व क्या है कि पहले तो कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाती है। सब लोग साथ में रहते हैं तो बोलते रहते, वो बोलता रहा, तो कम्युनिकेशन स्किल सुधरती है। एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो पाता है, वो अपने विचार उसे बता पाता है, वो अपने विचार बता पाता है, या फिर अपनी स्किल सिखा पाता है कि अगर उससे अच्छी बैटिंग बनती है तो उसने उसे सिखा दिया कि भैया तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बनने लगता है। वैसे ही जैसे ही अपने पास स्किल आ जाती है तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगला है ग्रुप टीचिंग, ग्रुप डिस्कशन आदि आदतें बढ़ जाती हैं। किस प्रकार से ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, ग्रुप में कैसे पढ़ाया जाता है, ये जो आदतें हैं वो विकसित हो ही जाती हैं। अब इसके जो स्टेज होते हैं, स्टेज क्या क्या होते हैं। स्टेज ग्रुप डायनामिक्स के जो होते हैं, पहला क्या रहता है, फॉर्मेटिंग। इसमें क्या कहते हैं, पहले अपना परिचय दिया जाता है। जैसे टीम बना लिया, अब वहाँ पर आए सबसे पहले तो अगर समूह वाला बना रहे हैं, परिचित नहीं है तो पहले परिचय देंगे। फिर
स्टॉर्मिंग जो होता है इसमें जो ग्रुप मतलब पहले आए, फिर उसका ग्रुप बनाया, एक जो लोग रहे, फिर उन्होंने बांटा कि तुम इस ग्रुप में शामिल हो, तुम इस ग्रुप में शामिल रहोगे, ठीक है। तो उसमें फिर शामिल किया जाता है। और ये नॉर्मिंग जोन है, इसमें क्या रहता है, टास्क दिए जाते हैं कि तुम्हें इसमें परफॉर्म मतलब इसका कंप्लीट करना है या फिर इसका कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस करना रहता है उन्हें, मतलब परफॉर्मेंस के लिए खड़ा किया जाता है। तो इसमें सभी अपना स्टेज में रखा जाता है। फिर रहता है एडजॉइनिंग, तो इसमें क्या रहता है, अंतिम निर्णय लिया जाता है, अंतिम निर्णय कि किसने अच्छा किया है उसमें नंबर क्रेडिट दिए जाते हैं। तो इसके जो स्टेज होते हैं वो इतने स्टेज होते हैं कि पहले उन्हें ग्रुप में बांटा, फिर ग्रुप में बांटने के बाद जैसे ग्रुप में बांट लिया, फिर ग्रुप हम पहले उन्हें परिचय दिया, परिचय देने के बाद ग्रुप में बांटा, फिर उन्हें काम दे दिए, काम देने के बाद उन्होंने अपनी तैयारी किया और फिर परफॉर्मेंस किया और फिर लास्ट में उसका परिणाम आ गया। तो ये हो गए स्टेज। अगला जो रहता है इसकी टाइप है, इसके टाइप जो हैं वो हैं दो टाइप के, एक रहता है फॉर्मल और एक रहता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो इसके दो टाइप हैं, आ जाए तो आपको वो भी लिखना है। तो क्या लिखना है टाइप में, पहला टाइप जो आप लिखेंगे वो पहला टाइप होगा फॉर्मल। तो इसमें किसी जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है जिसमें स्ट्रक्चर होता है, रूल होते हैं, और किसी सुपरवाइजर द्वारा इसका अवलोकन किया जाता है। इसमें सभी मिलकर शांतिपूर्वक कार्य करते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि ये जो है ये शहरों में जो रहते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें फ़ीस भी ली जाती है, और कई लोग दूर दूर से आते हैं कि हमें इसमें मतलब शामिल रहना है, इंग्लिश के स्पीकिंग सीखनी है, तो उसमें भी ये बनाए जाते हैं जिसमें टीम बांट दी जाती है, फिर वो आके परफॉर्मेंस करते हैं। अगला है इस इनफॉर्मल, तो इसमें कुछ जो फ्रेंड होते हैं मिलकर ही बना लेते हैं। जो आसपास के हुए वो देखा होगा, ये गाँव में चलता है, वो बना लेते हैं और उसी के अनुसार वो काम करते रहते हैं। और इसमें रूल वगैरह नहीं होते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो रूल बना लिए जाते हैं। इसमें सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि अपने को ये करना है, सब में उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ ग्रुप डायनामिक्स, जो कि अच्छा है और ये आ भी सकता है पेपरों में। अगला जो है, अगला अपना जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब संघर्ष प्रबंधन, कि अपन संघर्ष लड़ाई होती है बीच में, जैसे टीम बन गई तो उसका आप किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि संघर्ष जो प्रबंधन है उसमें आपको लिखना, संघर्ष प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों या समूहों के बीच संघर्ष या लड़ाई होने पर उन्हें उनकी लड़ाई या संघर्षों को समझा जाता है और फिर उनका समाधान किया जाता है। ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आप समझ ही सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि जैसे लड़ाई वगैरह हुई तो किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है, तो उसी को कहते हैं। ये इसके जो प्रकार हैं वो है व्यक्तिगत संघर्ष प्रबंधन, एक होता है व्यक्तिगत, पहले व्यक्ति में हो जाता है। इसमें व्यक्तियों के मध्य होने वाले विचारात्मक व भावात्मक संघर्ष को समझा जाता है तथा उसका समाधान किया जाता है। दो व्यक्तियों में संघर्ष हो गया तो समझेंगे क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और फिर उसका निदान किया जाता है। अगला जो होता है वो होता है समूह संघर्ष प्रबंधन। इसमें समूह या टीमों के मध्य होने वाले विचारात्मक व भावात्मक संघर्षों का समाधान किया जाए। दो टीमें हैं, दो टीमों में कुछ भी संघर्ष हो गया कि अच्छी नो बॉल थी, ये गेंद थी, बैट थी, तो फिर उसमें उनको सुलझाया जाता है। एक लोग रहते हैं, फिर वो आके समझाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रहेगा। तो ये कहलाते हैं, इनके प्रकार हैं। अब देखिए किस प्रकार से समझाया जाता है, संघर्ष समाधान के कैसे तरीके होते हैं, क्या अपनाना चाहिए, वो देखते हैं अपन लोग। तो देखिए जो पहला तरीका है वो पहला तरीका है सहमति माध्यम। और सहमति माध्यम क्या है कि किन्हीं दो टीमों में से व्यक्तियों में संघर्ष हुआ तो किसी को सहमति देकर संघर्ष का समाधान किया जाता है। जिसमें जो सहमति माने कि उसने कहा नो गेंद है तो उसने कहा नो गेंद है, लेकिन रन नहीं माना जाएगा कि आउट नहीं माना जाएगा। तो ये होती है सहमति, दोनों की सहमति ले ली गई है ना, तो इससे समाधान किया जा सकता है। दूसरा रहता है समझौता। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, समझौता करना, कि भैया जिसमें जो समझौता किया कि अपन तुमने आउट नहीं माना है तो हम भी आउट नहीं मानेंगे, तुमने नो गेंद दिया तो हम भी ऐसे में नो गेंद देंगे। तो ये समझौता कर लिया जाता है, शर्तें मान ली जाती हैं,
जो जिसमें राजी हो जाए उसमें समझौता कर लिया जाता है। तो उसमें शर्तें रख दी जाती हैं। जैसे अपना भारत है, तो भारत और उसके बीच में समझौता किया गया कि आप हमें पानी नहीं रोकेंगे, आप ऐसे आक्रमण नहीं करेंगे, है ना। तो ये होता है समझौता करने वाला। ठीक है। एक होता है पॉजिटिव वार्तालाप, सकारात्मक संवाद के द्वारा भी संघर्ष प्रबंधन किया जा सकता है। सकारात्मक संवाद, अच्छे मतलब सकारात्मक जो संवाद है उसके द्वारा आप जो है संघर्ष प्रबंधन कर सकते हैं। अगला होता है मीडिएशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मीडिएशन क्या होता है कि अगर इसमें समझौता नहीं होता तो इसे तीसरे पक्ष को शामिल कर लिया जाता है। तीसरे पक्ष को ले आया जाता है कि भैया ये हमसे नहीं मार रहे। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उसमें अमेरिका को बीच में ला के रख दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, तो इनको बीच में ला के रख दिया जाता है, तो ये समझौता करते हैं, तो तीसरी पार्टी को ला के रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा अपन लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो अपने 2 यूनिट है, 3 यूनिट मैंने 3 यूनिट के लिए काफ़ी सारे वीडियो बनाए, 5-5 6-6 मिनट के बनाए थे सब, कि अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें कुछ ही लोगों ने देखा, तो मैंने एक ही वीडियो में एक ये यूनिट जो 4 है वो बना दिया। इसमें करीबन मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं। 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन में आपकी पूरी यूनिट सॉल्व होती है। अगर आप चाहें तो आप सिलेबस से एक एक क्वेश्चन मिला सकते हैं और पेपर आए। देखिए जो कुछ सिलेबस में दिया गया था, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए थे उसके टॉपिक के अनुसार मैंने हर एक उसमें वीडियो बना दिया है ना। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर तो पेपर जाएगा नहीं। जितने मैंने क्वेश्चन बनाए हैं उतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, बिंदास जाइए, आराम से जाइए और लिख कर आइए। और नहीं हुआ क्वेश्चन बदला भी, लेकिन इसी के आसपास रहेगा सब कुछ और वो आप बना कर लिख सकेंगे। तो दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया और लगा कि कुछ अच्छा बनाया है तो आप और मुझे कहें कि मतलब बना दें, क्योंकि मेरा ये थोड़ा मेरी छोटी सी मदद है। जो नोट मेरे पास हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। क्या शेयर करना मुश्किल है सबके पास, समझा पाना कि क्या मैंने लिखा है अपने नोट में, क्या नहीं लिखा। तो कुछ लोगों ने कहा कि बना दीजिए वीडियो, तो मैंने बना दिया। उनका सुनकर, दोस्त वगैरह थे, तो मैंने बना दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर नहीं लगता तो डिसलाइक भी ना करें, है ना। तो मिलते हैं अगले एक यूनिट में, तब के लिए धन्यवाद।